हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रीश्वा सेमेस्टर में। और जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है और बखूबी मालूम है कि आज की क्लासेस हम लोग क्या करने वाले हैं। आप लोग को क्लासेस जो है वो देख करके अंदाजा लग चुका होगा, ठीक। और आज की जो क्लासेस है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एक्सेल से रिलेटेड, यानी कि स्प्रेडशीट, जिसके बारे में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं, उसके कुछ टॉपिक्स को। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी वो आएगी किससे, आपके तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाले प्रश्नों से। ओके, तो फटाफट से जो है वो वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि आप लोग रेडी हो या नहीं हो। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। ओके, बिना देर किए हुए हम लोगों ने क्लासेस में क्या क्या देखा था कि आपका सेव और सेव एज क्या होता है, ठीक। इसी के साथ कर्सर की का क्या वर्क होता है, ठीक है, सॉरी कर्सर की मतलब एंटर की का क्या वर्क होता है। एंटर की जो है वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आने का काम करती है, ठीक। कर्सर जो है आपको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हमें एंटर की का यूज करना पड़ता है। कर्सर को पीछे ले जाने के लिए हमें बैक स्पेस की का वर्क लेना, यानी कि बैक स्पेस की जो है हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं। वहीं अगर दो शब्दों के बीच में आपको गैप चाहिए तो उसके लिए हम लोग जो है वो स्पेस बार की, जो कि आपके कीबोर्ड पर सबसे लंबी की होती है, उसको हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक। और अगर आप लोग को कॉम्बिनेशन कीज के बारे में बताया जाए तो कॉम्बिनेशन कीज होती हैं आपकी, जो कि आपके किसी दूसरे कीज के साथ मिल करके वर्क को करती हैं। जैसे कि आपको मालूम है शिफ्ट की हो गया, कंट्रोल की हो गया, ऑल्ट की हो गया, ये सब कुछ। ओके, अब इसके साथ देखो और क्या क्या होता है। अब आता है कि आपका टॉगल कीज, ठीक है। टॉगल कीज क्या होता है, तो टॉगल कीज जो है वो आपका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम सभी लोग जो है वो अपने काम को, जैसे कि आपका क्या करते हैं टॉगल कीज, कि अगर जब भी हमें अपने काम को एक से मतलब अलग अलग अवस्था में, यानी अलग अलग स्थिति के हिसाब से करना है, उसके लिए हम क्या टॉगल कीज को यूज में लाते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि मान लो कि आपको क्या करना है, आपने टॉगल की, यानी कि देखो टॉगल की में आपके दो कीज आते हैं, कैप्स लॉक और एक नम लॉक, ठीक है। आप जितने बार इनको प्रेस करोगे उतने बार ये स्थिति बदल कर सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। यही दोनों इनका वर्क होता है, ठीक। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी कि हाँ मैम क्या समझाना चाह रही हैं और ये किस तरह से काम में आते हैं। क्लियर है ना। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, घबराएंगे नहीं, समझेंगे, जानेंगे कि और किस तरह से आपके वर्क होते हैं। ओके, तो देखो हम लोगों ने ये चीजें जानी थी। एक चीज और आप लोग को बतानी थी कि सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है, ठीक है। देखो सेव जो होता है ना बेटा, वो आपकी एकदम न्यू फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, सेव एज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आपकी एकदम न्यू फाइल को जब हमें यूज में लाना होता है तो हम लोग सेव का, यानी कि हमारे हम सेव बटन का यूज करते हैं। वहीं अगर आपका कोई पहले से दी गई हुई फाइल हो, एग्जिस्टिंग फाइल को रीनेम करने के लिए, ठीक, एग्जिस्टिंग फाइल को रीनेम करने के लिए या हम उन्हें वापस से उनका नेम चेंज करने के लिए हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। ये नई फाइलों को भी आपका सेव करता है और पुरानी फाइलों को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल में आता है। कौन सा हमारा, तो बात कर रहे हैं किसकी, हम सेव और सेव एज के बीच में, ठीक है। सेव एज आपके एकदम न्यू फाइल को सेव करने के लिए यूज में लाया जाता है। वहीं पर जो आपका सेव एज होता है उसका इस्तेमाल हम एग्जिस्टिंग फाइल को चेंज करने के लिए करते हैं। क्लियर, समझ गए ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है आइए देखते हैं। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होता है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिससे एक डेटा को ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। हम लोगों ने उसको समझा, अब इसको भी थोड़ा समझते हैं, ठीक। स्प्रेडशीट क्या होता है बेटा, तो स्प्रेडशीट आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। हाँ, स्प्रेडशीट आपका क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिससे एक डेटा को ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ डेटा पर कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट के द्वारा डेटा पर कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं, ठीक।
तथा इनको एक ग्राफ के साथ में भी डिस्प्ले किया जा सकता है। इलेक्ट्रम स्प्रेडशीट में रोज तथा कॉलम्स होते हैं जिससे यूजर विभिन्न प्रकार के संभावनाओं को ट्राई कर सकता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक इलेक्ट्रोरेक स्प्रेडशीट होती है जो कि सांख्यिक गणना करने तथा पार्ट बनाने में सहायता करता है। ठीक है, इतना सब कुछ आपको इसके बारे में जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट होगा और ये इसको जो है हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, समझ गए। एक इलेक्ट्रो स्प्रेडशीट होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसको कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि हमारा जो एक्सेल है वो कैसा शीट है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। कार्य क्या करता है बच्चे ये, तो कार्य ये करता है कि आपका जो डेटा है ना उसको टेबुलेशन के फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, जो एमएस एक्सेल है, ठीक मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ कि एमएस एक्सेल डेटा को टेबुलर फॉर्म यानी रोज और कॉलम के फॉर्म में, ठीक है, टेबुलर रूप में अर्थात रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, रोज एंड कॉलम्स के रूप में स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है। ओके, ठीक, चलो इतना बताया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में रो जो है वो आपका क्या है, सेलों का समूह होता है। आप बोलोगे मैम सेल क्या होता है, चलो एक एक करके समझते तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, हम लोग रो किसको कहते हैं और सेल किसको कहते हैं। ठीक है, सेल आपका क्या होता है बेटा, तो आपका जो भी हाँ चलिए देखो सेल हमारा क्या होता है। ठीक, तो रोज और कॉलम्स के, ठीक है, रोज और कॉलम्स के मिलने पर, ठीक है, रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन यानी कि इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया यहाँ पर, या मिलने पर जो आयताकार बॉक्स बनता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, जो आयताकार बॉक्स बनता है, जो आयताकार बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अब और थोड़ा सा आगे समझते हैं और देखते हैं। ठीक ना, देखिए ये आपका सेल हो गया, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो आपका इस तरह से, ठीक है, ये आपका रोज होता है। मैं आपको अगर एग्जांपल अगर मैं आपको दे करके समझाऊं यहाँ पर, ठीक, तो ये क्या है, दिस इज अवर रो। ठीक है, दिस इज अवर रो एंड दिस इज अवर कॉलम। ठीक है, तो ये आपके रोज और कॉलम से ये जो आपका ये जो देखो ये जो मिलने पर, इन सब के मिलने पर ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना, ठीक है, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सेल कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है यही हमारा क्या है, सेल होता है। ठीक है, यही क्या था, यही हमारा सेल होता है। और सेल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो देखो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान देना। ठीक है, रोज जो है वो आपके नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वहीं जो कॉलम्स हैं उन्हें हम लोग ABCD द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट किया करते हैं। यहाँ ध्यान दो, देखो कि जो स्प्रेडशीट में एप्लीकेशन होता है, ठीक है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में जो रो होता है वो सेलों का समूह होता है जो पेज के बाएं से दाएं जाता है। ठीक है, जो पेज के बाएं से दाएं जाता है। ठीक है, कॉलम भी सेलों का ही समूह होता है जो पेज के ऊपर से नीचे जाता है। रो तथा कॉलम को, ठीक है, रो
तथा कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेल जो होता है उसे हम लोग स्प्रेडशीट में क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्प्रेडशीट में स्टोरेज यूनिट यानी कि आपका सेल कहते हैं। ठीक है, एक्सेल में सेलों की नंबरिंग की जाती है, रो को रो हेडर के नंबर तथा कॉलम को अक्षर से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक ना, चलो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और लिख करके बता दूं। देखो रो क्या होता है, ठीक है, तो स्प्रेडशीट में, ठीक है, स्प्रेडशीट में हम लोग रो को किससे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा? स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट में या एक्सेल में, या एक्सेल में रो को नंबरों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, नंबरों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, नंबरों द्वारा दर्शाया जाता है। वहीं पर कॉलम्स को अक्षर यानी कि ABCD द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, नंबरों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 आदि। ठीक है, आदि इत्यादि जो आपका होता है। अब इसके अलावा और क्या है? ठीक है, कॉलम, कॉलम आपका क्या होता है बेटा? ठीक है, तो कॉलम भी जो है स्प्रेडशीट में कॉलम को अक्षरों द्वारा, स्प्रेडशीट में कॉलम को अक्षरों द्वारा ABCD, अक्षरों यानी कि ABCD द्वारा, अक्षरों लेटर्स, लेटर्स द्वारा, लेटर्स यानी कि A, B, C, D डॉट 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 द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से, ठीक, जब भी हमारा सेल होता है, ठीक, इस प्रकार से जब भी हमारे रो और कॉलम जहां मिलते हैं वो एक सेल बनाते हैं और वहां पर एक सेल का नंबर बनता है। ठीक ना, समझ आया? तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब भी, प्रकार से जब भी रो और कॉलम, रो और कॉलम मिलते हैं तो वह एक सेल बनाते हैं। ठीक है, तो वह एक सेल बनाते हैं जिन्हें हम लोग सेल एड्रेस द्वारा पहचानते हैं। ठीक है, तो वह एक सेल बनाते हैं, ठीक, बनाते हैं जिनको नंबर द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, जिनको सेल एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, सेल एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। ठीक, और वो कैसे पहचाना जाता है? तो देखो मैं आपको यहाँ पर उसका भी एग्जांपल देके बता रही हूँ कि मान लो ना ये आपका रो है यहाँ से, ठीक है, इसको हम लोगों ने नंबरिंग दी है कितनी, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। ओके, और ये आपका कॉलम है, दिस वन इज योर कॉलम। ओके, तो यहाँ पर क्या है आपका A है, B है, C है और D है। ठीक है, तो अगर मैंने अपना कोई जो डेटा है, ठीक, वो अगर मैंने यहाँ पर फिलअप किया है, मान लो मैंने 23 जो है वो लिखा है, तो मैं क्या बोलूंगी, 23 जो है वो कैसे आपको बताओगे कि 23 का यानी सेल एड्रेस क्या है हमारा, D3 है। समझ आया? हम लोग D3 के द्वारा क्या, 23 का सेल एड्रेस क्या हुआ, D3 हुआ। ठीक है, आपके रो और कॉलम जहां मिलते हैं वो एक सेल बनाते हैं और वही जो सेल एड्रेस है वो रो और कॉलम के द्वारा जो है वो पहचाना जाता है कि आपके कौन से कॉलम के कौन से वाले रो नंबर पर है ये। ठीक है, इस प्रकार से पहचाना जाता है। समझे ना? वही आपको यहाँ पर बताना। तो अब देखो यहाँ पर कैसे है, ठीक, तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ हम देखकर समझ सकते हैं कि, ठीक, यहाँ हम देखकर समझ सकते हैं कि, देखकर समझ सकते हैं कि, समझ सकते हैं कि D3
23 सेल एड्रेस में 23 स्टोर है, ठीक है। और हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, हम लोग स्टोरेज, हम लोग सेल को ही क्या बोलते हैं, ठीक, सेल को ही एक्सेल में स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। सेल को ही एक्सेल में स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है, एक्सेल में स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है, ओके, ठीक है ना, कहा जाता है। ये क्लियर है ना सभी को, ठीक है। सेल को ही हम लोग एक्सेल में क्या बोलते हैं, स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। और स्टोरेज यूनिट क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग जो भी चीजें हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं, तो एक्सेल के सेल में ही स्टोर करते हैं। जो भी आप डेटा स्टोर करते हो वो हमारा कहाँ स्टोर होता है, सेल में ही स्टोर होता है, इसी वजह से, ओके। चलो अब अगले थोड़े चीजों पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन या मिलने पर जो आयताकार बॉक्स यानी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेल कहते हैं। ये समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग स्प्रेडशीट क्या है, तो आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। और ये क्यों यूज किया जाता है, इससे डेटा को ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित किया जाता है। डेटा पर कैलकुलेशन किया जा सकता है स्प्रेडशीट के द्वारा, तथा इनको एक ग्राफ के साथ में भी डिस्प्ले किया जा सकता है, ओके, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि स्प्रेडशीट सांख्यिक विश्लेषण की एक युक्ति यानी टूल है, ठीक है ना। जो स्प्रेडशीट होता है वो क्या होता है, हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एक टूल दिया गया है, तथा जो भी आपको एनालिसिस करना है, मतलब आपको ये बताएगा, आपको आपका ना एक पूरा रिपोर्ट तैयार करेगा कि आपका कितना डेटा, आपका कितना कैलकुलेशन है, आपका जितना भी जो भी खर्चा हो उन सब का ये आपको एक पूरा का पूरा डेटा जो है वो तैयार करके देगा, ठीक है। जिसमें आपका क्या क्या रहेगा आप उससे क्या करते हो, इस चीज का एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ आपने मतलब कितना जो डेटा है, मतलब जो भी चीजें हैं कितनी आपकी वो कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे डेटा को, ये पूरे के पूरे एक डेटा का एनालिसिस और एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करता है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाती है कि हाँ क्या वर्क कहां पर और कैसे हो रहा है, ये आपको समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती, ठीक है। जितना भी वर्क है उसको ये आपको आसानी से समझा देता है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है कि जिन लोगों को संख्या का एनालिसिस रिकॉर्ड ये तैयार करने में दिक्कत होती है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो लोग स्प्रेडशीट की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना कि देखो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग पेन और कॉपी पर लेकर के एक चीज का पूरा जो है वो एनालिसिस तैयार करते थे, ठीक है। कि आपका जो डेटा है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो भी डेटा है हम लोग पहले उसको रजिस्टर पर नोट करते थे, लेकिन वो पेपर है, आपको मालूम है कि वो आपका एक पेपर है, ठीक। आज नहीं तो कल वो फट ही जाएगा, चूहा काट सकता है, खोने का डर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको ना लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या लेकर के आते हैं, स्प्रेडशीट को लेकर के आते हैं। और स्प्रेडशीट में जो आपका है, ये आपका एक है तो एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन की में आप, ये आपका एप्लीकेशन बना किससे है, ठीक। तो इसमें आपके रो और कॉलम जो होते हैं, मतलब ये आपके डेटा को टेब्यूलर फॉर्म में स्टोर करता है। किस फॉर्म में, टेब्यूलर फॉर्म में, ओके। आपका जो भी डेटा होता है वो एक टेबल के रूप में स्टोर यानी सुव्यवस्थित होता है, जिसमें आपके रोज और कॉलम्स की संख्या होती है, और रोज और कॉलम्स आपके क्या होते हैं, सेलों का समूह होते हैं, ठीक है। समझ गए ना, रो आपका कैसे बनता है, कई सारे सेल से मिलकर के बनता है रो, क्लियर। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। अब देखो क्या दिया है आपको, अब ये समझ में आ गया ना रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि हमारा सेल क्या होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमारा, इंटरसेक्शन यानी जहां पे वो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को काट के एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहे हैं, वही हमारा सेल होता है, ओके। जो स्प्रेडशीट में डेटा का स्टोरेज यूनिट भी है, ठीक है। अब देखो क्या है सेल में, ठीक है स्प्रेडशीट में रो को रो के हेडर नंबर से और कॉलम को अक्षरों यानी ABCD द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, ओके। अब यहाँ क्या है, सेल स्प्रेडशीट का वह स्टोरेज स्थान है जिनमें टेक्स्ट, नंबर या फॉर्मूला संग्रह किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें जो आपका जो सेल है वो क्या होता है, तो सेल स्प्रेडशीट का वो स्टोरेज यानी वो स्टोरेज यूनिट होती है
जहां पर हम लोग टेक्स्ट को, नंबर को या फॉर्मूला को लिखते हैं, ठीक है। सेल में ही हम लोग क्या करते हैं, नंबर, फॉर्मूला, टेक्स्ट सारी चीजों को एंटर कराते हैं और लिखते हैं। और फॉर्मूला जो होता है वो दूसरे सेलों के डेटा पर आधारित गणना करता है, ठीक है। मान लो हमको दूसरे सेल का, जैसे कि ये आपका सेल है, मान लो ना कि मैंने यहां पर डेटा लिखा है 23, यहां लिखा है मैंने क्या 45, ठीक है। मुझे 45 वाले का डेटा एक्सेस करना है, ठीक। तो मैं किसी भी सेल में क्या कर सकती हूँ, फॉर्मूला लगा सकती हूँ, किसके लिए, आपके इस वाले सेल एड्रेस के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या करता है, फॉर्मूला हमारे दूसरे सेल के, जो हमारे दूसरे सेल है, ठीक, उनके जो भी, मतलब उनके में जो भी आपका दूसरे सेल में आपका जो भी डेटा स्टोर है, उन पर ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। चलो, बहुत अच्छे से समझाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आओ, अगर ना समझ में आओ तो उसको आप लोग कमेंट कर देना, मैम उसको फिर से दोबारा नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर जो है वो रिपीट करेंगी। ओके, चलिए, ये समझ गए। अब देखो क्या वर्कशीट में, स्प्रेडशीट की बात, मतलब वर्कशीट क्या होता है मैं आपको जरा बता दूं, ठीक है, कि हमारा जो एक्सेल होता है, ओके, हमारा एक्सेल मतलब एक्सेल कई सारे वर्कशीट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक्सेल कई सारे वर्कशीट से, एक्सेल यानी कि आपका एक तरीके से स्प्रेडशीट, ठीक है ना, एक्सेल कह लो या फिर स्प्रेडशीट कह लो, स्प्रेडशीट या एक्सेल कई सारे वर्कशीट से मिलकर बना होता है, ओके, ठीक है, मिलकर बना होता है, ठीक। अब देखो वर्कशीट आपकी क्या होती है, वर्कशीट हमारी एक सिंगल शीट की तरह होती है, ठीक। वर्कशीट क्या होती है, एक सिंगल शीट की तरह होती है। वहीं जो वर्कबुक होती है वो कैसी होती है, तो वर्कबुक हमारी कई, मतलब कि आपके ना कई सारे स्प्रेडशीट का कलेक्शन होती है, ठीक है। वर्कशीट एक सिंगल शीट की तरह होती है, ओके, वर्कशीट एक सिंगल शीट की तरह होती है, सिंगल शीट की तरह होती है, ओके, एक सिंगल शीट की तरह होती है, ठीक है, जिसमें जो कि आपका क्या होता है, जहां पर हम लोग डेटा को रोज कॉलम्स के रूप में अरेंज करते हैं, जहां हम डेटा को रोज और कॉलम्स के रूप में, रोज और कॉलम्स के रूप में अरेंज करते हैं, ठीक है, कॉलम्स के रूप में अरेंज करते हैं, समझ गए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको क्या बताया है कि वर्कशीट एक स्प्रेडशीट की भांति होती है, जहां आप डेटा को सेल्स में एंटर करते हैं, ठीक है, जो कि रोज व कॉलम्स के रूप में अरेंज होते हैं। प्रत्येक वर्कशीट में इतनी रोज होती हैं, ठीक है, और इतने कॉलम्स होते हैं। रोज जो होते हैं वो 1 से 65,536 नंबर्ड होते हैं, और जबकि कॉलम्स जो है वो ए से जेड या फिर ए, ठीक है, जेड जेड, इस तरीके से आपका दिया होता है। और इसी क्रम में आपके ना 4 नंबर होते हैं, यानी कि हमारे जो शीट की नंबरिंग होती है वो आपके इसी प्रकार से दी होती है। इसको आपको इतना ऐसा डिटेल में नहीं समझना, इसको मैं आपको और थोड़ी ना शॉर्ट में ही जो है वो आपको मैं करके समझा देती हूँ, ठीक है। हाँ, समझ गए ना। देखो मैं आपको बता रही हूँ कि एक वर्कशीट में, ठीक है, आपका कितना रोज होता है, 65,536, ठीक है। और यहाँ आपको 256 कॉलम्स दिख रहे हैं, लेकिन 256 से आपके ज्यादा कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स की संख्या आपकी कितनी होती है, 256 से ज्यादा होती है, ठीक ना। हाँ, ये मत सोचना कि नहीं हमारे कॉलम्स की संख्या इतनी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉलम्स की जो संख्या है वो आपके ज्यादा ही होती है, 256 नहीं होती, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर बता रहा है कि रोज जो है, ठीक है, रोज आपके कितने होते हैं, तो रोज प्रत्येक वर्कशीट में आपके 256 रोज होते हैं, सॉरी 65,536 रोज होते हैं, और 256 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और जो रो होता है उसकी नंबरिंग 1 से लेकर के 65,536 तक की होती है, और कॉलम्स की ए से जेड, फिर जब ए से जेड खत्म हो जाता है तो डबल ए, डबल बी, डबल सी ऐसे चलने लगता है, समझे ना, ठीक है। शीट्स की नंबरिंग 1 से 255 तक होती है, और वर्कशीट का संग्रह क्या होता है, वर्कबुक कहलाता है, ठीक है। जैसे कई सारे पेजेस को मिला के एक किताब बनती है, वैसे कई सारे आपके वर्कशीट को मिला करके एक वर्कबुक बनती है, ठीक।
मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जैसे कई सारे पेजेस को मिलाकर एक किताब बनती है, ठीक, कई सारे पेजेस को मिलाकर एक किताब बनती है, एक किताब यानी कि बुक बनती है, ठीक, एक बुक बनती है उसी तरह कई सारे वर्कशीट मिलाकर एक वर्कबुक बनता है। कई सारे वर्कशीट, थैंक यू सर, कई सारे वर्कशीट मिलाकर एक वर्क बुक बनती है। समझ गए? ठीक है, यानी नंबर ऑफ पेजेस का जो आपका कलेक्शन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कशीट कलेक्शन इज इक्वल टू वर्क बुक। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कशीट कलेक्शन इज इक्वल टू वर्क बुक। ठीक है, इज इक्वल टू वर्क बुक। समझ गए ना? ठीक है, चलो और आगे थोड़ा सा देखते हैं। समझ गए? चलो अब और आगे थोड़ा बढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। ठीक, ये समझ गए ना कि वर्कशीट का जो संग्रह होता है वही क्या होता है, वही वर्कबुक होता है। अब देखो क्या है कि एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखो एक बच्चे ने कमेंट किया था ना कि मैम एमएस वर्ड को हिंदी में कैसे स्टार्ट करें ये बताओ। कुछ नहीं है, आपको देखो, आपको विंडो की को आप हिंदी में भी विंडो की बोलोगे, इंग्लिश में भी आप उसको विंडो की ही बोलोगे। ये नहीं बोलोगे कि विंडो का मतलब खिड़की, आप ये नहीं बोलोगे खिड़की वाले की, वो नहीं, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इसका मतलब यही है। ठीक है, कि विंडो की को दबाएं, ठीक, उसके बाद फिर ऑल प्रोग्राम्स का चयन करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप एमएस वर्ड को चयन करें, फिर आप उस पर क्लिक करें, बस यही होगा। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैम आप उसको हिंदी में लिखवाइए। अरे हिंदी में भी आप उसको विंडो की ही बोलोगे, इंग्लिश में भी। ठीक है, और सिलेक्ट को बस आप चयन लिख सकते हो, बाकी आपको सब चीज इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी। तो उसका कोई मतलब, देखो कितना भी आप करो, कुछ प्रश्न तो आपको इंग्लिश में ही पूरे तरीके से याद करने पड़ेंगे, उसका हिंदी का कोई निवारण ही नहीं है। फिर आप बाद में परेशान होगे और बोलोगे मैम हमको नहीं आया, मैम मेरा बैक लग गया, मैम हमको प्रॉब्लम हुई। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं ना बेटा, हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम अपने अंदर सुधार करें, हम अपने आप को जो है थोड़ा सा इंग्लिश के प्रति मोड़े, हम थोड़ी सी बहुत जो होता है ना, थोड़ा बहुत हम इंग्लिश में थोड़ा सा हम प्रैक्टिस लाएं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ताकि अगर हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर वहां लिखना पड़े तो हमें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, या हमें यह प्रॉब्लम ना हो कि नहीं कुछ प्रॉब्लम आया या फिर हम इस चीज को लिख नहीं पाए। समझ गए ना बेटे? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं यहाँ क्या है। एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने हेतु स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एमएस ऑफिस एक्सेल शीट। ठीक है, एक्सेल सिलेक्ट, ये क्या है, ये हमारा ना एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने का तरीका है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन आता है ना कि एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने की विधि लिखो। ठीक है, प्रश्न हमारा ऐसे ही रहता है कि एमएस एक्सेल प्रोग्राम को स्टार्ट करने का स्टेप लिखिए। ठीक है, तो यही लिखना होगा आप लोग को, स्टार्ट करने का स्टेप लिखिए। ओके, तो आप लोग को यही लिखना होगा उस वक्त पे, समझे? ये जो है आपका, उसका आंसर यही होगा आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जितने भी बच्चे हैं कि एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने की विधि लिखिए, तो यही है। मैं आपको बता दूं, मंडे को आप लोगों का यानी कल हम लोग जो है देखने वाले हैं क्या, तो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एमसीक्यू के रहेंगे। तो सभी लोग शाम 6 बजे पूरे तरीके से तैयार रहेंगे, किसी को थोड़ा सा भी भूलना नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, आईटी वो सब्जेक्ट है जिसमें आपका बैक लग सकता है, और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आपका कोर्स ऑन टाइम पहले कंप्लीट करके उसका 1 शॉट वीडियो सारी चीजें आपको एक बार में ले आकर के दूं, ताकि आपका जितना भी डाउट है वो सब कुछ पहले से क्लियर हो जाए। समझे ना? तो इसके लिए आप लोग रेडी रहो,
ठीक, इस बार आईटी में आप लोगों को सिर्फ पास नहीं, नंबर अच्छा दिलाने के लिए जो है प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो मेरे क्लास के प्रति दिखाओ। ओके, किसी भी चीज के लिए, लेकिन आप लोग आईटी का कोर्स जरूर परचेज करो। ठीक है, आईटी के लिए जरूर से जरूर आप लोग कोर्स परचेज करो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो क्लास है, ठीक, हम जो भी क्लासेस यहाँ पर ये ले रहे हैं, ये मैं इसमें आप लोगों को वो कंटेंट ले आकर के पढ़ाती हूँ जो कि मैं अपनी बुक लिखते वक्त, ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा कि एक टीचर जो है वो कब एक राइटर बन जाता है, आपको नहीं मालूम है। ठीक, तो हर एक टीचर सोचता है ना कि मेरी भी कभी ना कभी एक बुक पब्लिश हो। ठीक, तो उसके लिए वो जो कंटेंट जमा करके रखता है ना, वो कंटेंट मैं आप लोग को यहाँ पर बता रही हूँ। भले ही कुछ भी हो, वो मेरा कंटेंट नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उस बुक को लिखने के लिए जो कंटेंट जहां जहां से मैं उठाती हूँ, इधर से उधर से इधर से उधर से, और वो मैं तब आपको ला करके पढ़ाती हूँ। ऐसे ही नहीं कुछ भी कहीं से उठा करके पढ़ा दिया, ऐसा नहीं करती है रोशनी मैम। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि बेटा थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो मैम के लिए आप लोग रखो, थोड़ा सा दिखाओ। थोड़ा मतलब होता ना ये जो सोचते हो कि एक लाइक कर देने से वीडियो को हम लाइक क्यों करें, मैम को पैसा मिल जाएगा। अरे नहीं, वीडियो लाइक करने का पैसा नहीं मिलता बच्चे, ना तो वीडियो लाइक करने का पैसा मिलता है, ठीक, और ना ही तो कमेंट लिखने का पैसा मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए ना, यूट्यूब पे जो है कि वीडियो लाइक करने का पैसा नहीं मिलता। वीडियो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, भरपूर लाइक किया करो, समझ आया ना। हाँ, आप लोग का ना कमेंट देख करके मैम का जो दिल है एकदम वो होता है ना कि हाँ अभी मतलब मेरी मेहनत जो थोड़ी रंग लाई, थोड़ा इस तरह की वाली खुशी होती है कि चलो बच्चों को जो है वो कुछ तो जो है वो पसंद आ रहा है, बच्चे जो है वो उस चीज को अच्छा मतलब मान रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा ना जी खुश हो जाता है एकदम जब आप लोग पढ़ते हो ना, तो मतलब मन की जो खुशी है वो कहाँ पहुंच जाती है आप लोग को नहीं पता। तो उसी के ही लिए बस मैं आप लोग को बोल रही हूँ, ठीक है ना। हाँ, बाकी गाना होता है ना, मेरा आदत था जब मैं भी पढ़ती थी, मैं गाना सुनते सुनते पढ़ती थी ताकि मुझे वो आंसर याद हो जाए। आपको मालूम है ना कि देखो जब स्ट्रेस हुआ करे ना, सोचा करो यार पॉलिटेक्निक नहीं निकला, जिन बच्चों का बैक लगा है वो बैक में भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा है मुझे को मालूम है। लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ यहाँ पर कि जिन बच्चों को भी ये लग रहा है, ठीक, कि हाँ, जिन भी बच्चों को ये लग रहा है कि अरे बैक लग गया अब क्या होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म आ चुका है, आप लोग कॉपी रीचेकिंग की जो जो भी प्रोसेस आप लोग उसको फॉलो करो, ठीक, और पूरा दिल लगा करके, मैं तो कह रही हूँ पूरा दिल लगा करके एकदम पढ़ डालो, सब कुछ एकदम चाट डालो, एकदम होता है ना ऐसे लेकर के, जैसे दाल भात खाते हो ना एकदम वैसे एकदम चटनी की तरह पूरा सफा चट कर जाओ, आईटी को कहीं से बैक लगने का कोई चांस ही ना रहे। रियल बता रही हूँ। और पता है गाना सुनते सुनते ना जब स्ट्रेस हुआ करो, थोड़ा गाना सुन लिया करो, गाना सुनते सुनते याद किया करो, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। इससे क्या होता है कि फिर हम और अच्छे से पढ़ पाते हैं। तुम लोग तो इंजीनियर हो, तुम लोग को इंजीनियर बनना है, इतनी कम मेहनत में कैसे हो पाएगा, सोचो तो, सोचे हो कभी। और मैं भी जब पढ़ाना चालू करती हूँ तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत भी ज्ञान देना भूल जाती हूँ, मेरा आदत ही नहीं है, पढ़ाते वक्त पूरा का पूरा फोकस पढ़ाने पे चला जाता, कमेंट पढ़ना भूल जाती हूँ, आप लोग को ज्ञान देना भूल जाती हूँ। स्टूडेंट टिप्स जो है वो आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़े, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच आप लोग का जो भी सपोर्ट दिखा रहे हैं। चलो देखो यहाँ क्या, स्प्रेडशीट में हर सेल का ना एक सेल एड्रेस होता है, देखो आपको यहाँ पे बताया है, और जो कि उस सेल का लोकेशन जो कि उस सेल का क्या करता है बेटा, लोकेशन बताता है, ठीक है। सेल एड्रेस सेल के कॉलम अक्षर और नंबर से जो है वो रो का मतलब होता है, जो सेल एड्रेस होता है वो क्या होता है, कॉलम के लेटर का और रो के नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। देखो जैसे C3 D6 H22 इत्यादि, ठीक है। स्प्रेडशीट से तथा कॉलम के हर वर्ग यानी खाने को एक सेल एड्रेस देता है। स्प्रेडशीट में आपको मालूम होगा ना, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, उसे क्या जिससे वो सेल पहचाना जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल एड्रेस कहते हैं। बस ये ध्यान में रखो। हाँ, बस इतना ध्यान में रखो कि आपके ना सेल में क्या होता है, इस तरीके से देखो चीजें काम करती हैं कि स्प्रेडशीट में ना हर एक सेल का एक एड्रेस होता है जिससे उस सेल को पहचाना जाता है, ठीक है। स्प्रेडशीट में हर एक सेल का हर एक सेल का एक एड्रेस होता है जिससे उसे पहचाना जाता है, ठीक है। एड्रेस
होता है जिससे उसे पहचाना जाता है, ठीक है, जिससे उसे पहचाना जाता है, ठीक है। हर एक सेल को ना एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है और वो सेल एड्रेस क्या था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, ठीक है। सेल एड्रेस का एग्जांपल हमारा क्या है, यही है सेल एड्रेस एग्जांपल, जैसे कि D3, ठीक है, यानी कि डी कॉलम के तीसरे रो में जो है वो उपस्थित है, ठीक है। सेल एड्रेस के एग्जांपल के उदाहरण आप लोग को बोलेगा कि कोई कुछ सेल एड्रेस का उदाहरण दे दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा A15 हो गया, ओके, A28 हो गया, ठीक। इसके अलावा C24 हो गया, ठीक। ये सब क्या है, ये सब हमारे सेल एड्रेस के उदाहरण हैं, समझ गए ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सेल एड्रेस बोलते हैं, ओके, ETC। ये सब क्या है, ये सब उसके उदाहरण। आप लोग कुछ भी दे सकते हो, आप बोलोगे मैम जरूरी हम D दे, हम K भी तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे लो, ये लो हम मैंने दे दिया K14 हो गया, ठीक। अगर आपको कुछ और देना आप दे दो S26, ये सब है क्योंकि आपको मालूम है कि पूरा A से लेके वो Z तक होता है, ठीक है, Z55, सब तरीके से आपके सेल एड्रेस है। अगर आपको आप कोई भी एक उठाओ, ठीक है, आप कोई भी एक लेटर उठाओ, उसके आगे आप अपने मन से कोई भी नंबर जोड़ दो, आप बोलोगे क्या मैम ये भी एक सेल एड्रेस हो सकता है, ये भी आपका एक सेल एड्रेस है, हाँ बिल्कुल। नंबर तो आपके कितने ज्यादा गए रहते हैं, अभी आपको बताया ना 65,536 रोज गई होती हैं, और रो को हम लोग किससे दर्शाते हैं, नंबर से ही। तो ये देखो 1000 तक तो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। आप बोलोगे मैम A1000 भी आपका एक सेल एड्रेस है, हाँ है, बिल्कुल है। A15000 भी है, हाँ बिल्कुल है। अगर आपसे बोला जाए A65000 है, हाँ भैया है वो सेल एड्रेस, ठीक है, क्योंकि रोज की संख्या 65,536 तक गई और कॉलम्स की संख्या 256 तक, तो बिल्कुल है, ये सोचने की बात ही नहीं है, समझ गए ना, ये बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या दिया है, नई वर्कबुक उत्पन्न करने के लिए, यानी अगर आपको नई वर्कबुक उत्पन्न करना होगा या फिर नई वर्कबुक क्रिएट करनी होगी तो उसके लिए क्या हमारा स्टेप है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं इसका क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, राइट द स्टेप्स, ठीक है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, ठीक है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक एक एकदम नई वर्कबुक क्रिएट करने का आपका क्या तरीका है, तो आंसर ये रहा बेटे, देखो यही है। एक नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल पे जाना होगा, वहां आपको न्यू वर्कबुक सिलेक्ट करना होगा और ब्लैंक वर्कबुक को आपको क्या फिर क्लिक करना होगा, बस आपके एक एकदम ब्रांड न्यू एकदम नया वर्कबुक जो है वो आपको वहां पर दिखने लगेगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक्सेल में लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन टेक्स्ट कहलाता है और वर्कशीट में नंबर और टेक्स्ट एंटर किया जा सकता है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि अगर मैम अगर हमारा एक्सेल जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है तो क्या हम उसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल एंटर कर सकते हैं, बिना किसी प्रकार की भी असुविधा के हम उसमें आसानी से टेक्स्ट को एंटर करवा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। एक्सेल में लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है। इसका भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि एक्सेल में टेक्स्ट किसे कहते हैं, ठीक है, एक्सेल में टेक्स्ट किसे कहते हैं, ओके, एक्सेल में टेक्स्ट किसे कहते हैं। तो आंसर ये रहा बेटा, देखो ध्यान से आपका दिया हुआ है कि एक्सेल में लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है, समझ गए, क्या कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है। और वर्कशीट में नंबर या टेक्स्ट जो है वो एंटर किया जा सकता है, क्या वर्कशीट में टेक्स्ट या नंबर एंटर किया जा सकता है, आंसर क्या होगा, हाँ होगा, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि क्या वर्कशीट में टेक्स्ट या नंबर एंटर किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, ठीक है, नंबर या टेक्स्ट, नंबर या टेक्स्ट एंटर किया जा सकता है, किया जा सकता है, उत्तर होगा इसका क्या, हाँ, ठीक है, क्या होगा, हाँ इसका उत्तर होगा, ठीक। चलो अब अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, अगला प्रश्न क्या है, हाँ ओके,
देखो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्यूटर मेमोरी में लॉजिकल वर्कशीट है। तार्किक का मतलब क्या, लॉजिकल वर्कशीट है जो कॉलम तथा ही में बटा है। यहाँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है, एक बार फॉर्मूला का निर्धारण करने के बाद गणना स्वतः होती रहती है। ठीक है, देखो आपको ये बोल रहा है ना कि जो स्प्रेडशीट है ना, इसमें अगर एक बार अगर आपका फॉर्मूला सेट कर दिया गया, ठीक है, फॉर्मूला मतलब सूत्र, अगर एक बार इसको अगर सेट कर दिया गया तो ये अपने आप आपको बस क्या करना है, जा करके ना, और मतलब जो आपका फॉर्मूला दिया बस आपको उस पर क्लिक करना है, ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर लेगी, मतलब गणना जो है वो खुद ही कर लेगी। ठीक है, और परिणाम उपयोगकर्ता को दिखता रहता है, यूजर को दिखता रहता है। ठीक है, एमएस एक्सेल जो है वो वर्कबुक क्या है आपका, किसका संग्रह होता है, ठीक है, कलेक्शन होता है। एमएस एक्सेल जो है ये आपके वर्कबुक का कलेक्शन होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल वर्कबुक के रूप में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, वर्कशीट में मेलों के आयताकार समूह को सेल रेंज कहते हैं। ठीक है, वर्कशीट में आपके जो आयताकार बॉक्स का समूह होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको सेल रेंज कहा जाता है। समझ गए ना। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का उदाहरण देखो, ये सब है, ये सब क्या है, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स है किसके, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के। ओके, इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम्पल किसके हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, इतना हम लोगों ने देख लिया। जिन लोगों को भी इतनी हिंदी समझ में नहीं आ रही ना, ये उन्हीं लोगों के लिए जो बार बार बोलते हैं मैम हिंदी में बताओ ना, मैम हिंदी में समझाओ ना, लो भैया एकदम शुद्ध हिंदी में मैम लेकर के आ गई हैं। ठीक है, चलो अब अगला यहाँ देखो क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉर्मूला कहा जाता है जिससे सेल्स पर गणितीय गणनाएं की जा सकती हैं। ठीक है, फॉर्मूला यानी हम लोग किसको कहते हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि फॉर्मूला किसको कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला किसे कहा जाता है, ठीक, तो किसे कहा जाता है, आप लोग मैथ में भी फॉर्मूला किसको कहते हो, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये रहा उसका आंसर। ठीक है, ये क्या है, उसका आंसर है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉर्मूला कहा जाता है जिससे सेल्स पर गणितीय गणनाएं की जा सकती हैं। ठीक है, जो भी हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें फॉर्मूला कहते हैं। और इससे हमारा क्या कार्य होता है, तो हमारे नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, इसका यूज क्या है, इसका यूज है फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ गए ना। बस तो ये आप लोगों के ना बेटा आज की क्लासेस के लिए इतना था। ठीक है, हम लोगों ने इतनी चीजों को देखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इतनी जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है ना, बाकी जो भी अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया है आप लोग उसको बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक, और मैं बिल्कुल जो है उस पर आप लोग का वीडियो बनाऊंगी और उस टॉपिक को बिल्कुल उस पर चर्चा भी की जाएगी। किसी को किसी भी प्रकार से इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक, हम लोग मिलेंगे आप लोगों से कब, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे और उस पर हम लोग इसके आगे के बहुत सारी चीजों को चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो चलने वाली है वो आपके 100 MCQ की क्लास होने वाली है। 100 MCQ की बहुत ही धमाकेदार क्लास है, चुन चुन करके आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। और ये जो है ये आपके लेटरल एंट्री वालों के लिए भी होने वाली है। ठीक है, लेटरल एंट्री वालों के लिए भी ये सब प्रश्न होने वाला है। तो मेरे बच्चे मैं आपको बोल दो रही हूँ, कोई भी जो है वो कल की क्लासेस को मिस नहीं करिएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर प्रकार से। तो आप लोग जो है वो बिल्कुल, मुझे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, कोई भी जो है वो लाइव क्लास को मिस नहीं करेगा। इस सेशन को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को कौन सा टॉपिक जो है वो आज का सबसे अच्छा लगा और कौन सा टॉपिक आप लोग सॉरी टॉपिक नहीं, कौन सा टॉपिक जो है वो आप लोग के लिए लिटिल बिट जो है वो कंफ्यूजिंग रहा। तो चलिए आप सभी लोग को मेरा बाय बाय, नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा करके पढ़ो, जय श्री राम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक जरूर करें, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सहृदय धन्यवाद।